हेलो दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में तो आप जानते ही होंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय इतिहास के लिए पहली नगरीकृत सभ्यता थी और इसलिए चूंकि जितनी ज्यादा उसके बारे में जानकारी मिली उतना ज्यादा हमको उसके बारे में आश्चर्य होता चला गया। और इसीलिए आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ने एक या दो क्लास में कंप्लीट सिंधु घाटी सभ्यता क्यों नहीं पढ़ाई। मैं एक्चुअली में चाहता हूं कि मेरे जो छात्र हैं सभी प्रॉपर तरीके से सिस्टमैटिकली सारी चीजों को समझें बजाय जल्दबाजी के। इसलिए मैं छोटे-छोटे सेगमेंट में हर चीज़ को डिटेल में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि आपका कोई किसी भी तरह का एग्ज़ाम हो, यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, यूजीसी नेट हो, जेआरएफ हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, आपका बचना नहीं चाहिए और साथ के साथ उसका सही कांसेप्ट क्लियर होना चाहिए। जैसा कि लोगों ने कहा है कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी बड़ी बेवफ़ा, रात को पढ़ी सुबह सफ़ा। मैं नहीं चाहता कि ये जो भ्रम फैलाया गया है, वो भ्रम सही होना चाहिए। आज मैं आपको सिंधु घाटी सभ्यता के राजनीति और समाज के टॉपिक पर चर्चा करूंगा। यानी कि मैं पूरे अभी भी सारी विशेषताओं के बारे में नहीं बात करूंगा। ना राजनीति, समाज, धर्म, कला, संस्कृति, विज्ञान, इन सब के बारे में सेगमेंट में चर्चा करूंगा जिससे कि आप छोटी-छोटी क्लास में उसकी हर एक पहलू को समझ पाएंगे। और इतिहास में आपको इंटरेस्ट आना चाहिए क्योंकि इतिहास देखिए फैक्ट नहीं है दोस्तों। इतिहास एक कॉन्सेप्ट है। एक ऐसी अवधारणा है जहां पर हम लोगों को समझना चाहिए कि कोई भी घटना क्यों और कैसे हुई थी। उसके बारे में जिस सभ्यता के बारे में अभी तक के लोगों को सही जानकारी भी नहीं है, मैं चाहता हूं कि वो सारे पहलू आप समझें। यस, दैट्स व्हाई मैं इस चीज को मैं आप लोगों को डिस्कस करना चाहता हूं। तो चलिए इस सेशन को आगे हम लोग बढ़ाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आज का ये टॉपिक आप लोगों को कहां लेकर के जाएगा। और आप लोग फटाफट टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा और साथ के साथ इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लीजिए। सभी इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों को यहां मिलती रहेंगी। और एक चीज और भी है, मैंने इस क्लास का समय थोड़ा सा चेंज किया है। मॉर्निंग में मैंने करंट अफेयर का सेशन रखा है और इवनिंग में आप लोगों के लिए रखा है हिस्ट्री का ये सेशन और दोपहर में मैंने इकोनॉमी का रखा है। ये 3 सेगमेंट हैं जिसका टारगेट है 2027, 2028 और 2029 के किसी भी एग्जाम को आप क्वालिफाई करते चले जाएं। यस, तो अपना टाइम फिक्स कर लीजिएगा। सुबह 7 बजे आप अपना करंट अफेयर्स, रात को शाम को 7 बजे हिस्ट्री और दोपहर में 12 बजे इकोनॉमी। बाकी इसके अलावा जो कुछ भी होगा वो सरप्लस है आप लोगों के लिए। करंट वरेंट सारी चीजें आप लोगों के लिए सरप्लस होगी। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की हम लोग बात करते हैं राजनीतिक व्यवस्था। पिछली क्लास में हम लोगों ने एक टॉपिक चर्चा किया था सिंधु घाटी सभ्यता की नगरीय सभ्यता कैसे थी और नगर का स्ट्रक्चर, नगर नियोजन कैसा था, इसके बारे में चर्चा की थी। थोड़ा सा उसके बाद में 1 से 2 दिन का गैप आया क्योंकि मैं शेड्यूल को लेकर के थोड़ा सा असमंजस में था कि शेड्यूल चेंज करूं या ना करूं, क्या करूं क्या ना करूं, कैसे करूं, जिससे आप लोगों को सुविधा हो और किसी को समस्या भी ना हो। फिर यूपीएससी का मेंस का पेपर आ गया, तो मेंस का पेपर का डिस्कशन में हम लोग इन्वॉल्व हो गए, तो थोड़ा सा वो गैप आ गया क्योंकि वो भी बहुत जरूरी है क्योंकि साल भर की मेहनत करने के बाद बच्चे अगर पेपर देते हैं और पेपर का डिस्कशन ना हो तो सब बेकार है। बात समझ गए नहीं? तो चलिए एक्चुअल में सिंधु घाटी सभ्यता की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में बात करें तो देखिए सबसे पहला पॉइंट तो यह है कि हमारे पास सबसे बड़ी सीमा जो है वो ये है कि हमारे पास इसके लिखित और पठनीय पर्याप्त स्रोत नहीं है। पर्याप्त स्रोत हमारे पास नहीं है। लिखित भी है तो कुछ एक वर्ड्स हैं और उनको हम पढ़ नहीं पाए हैं, इसलिए पर्याप्त मात्रा में स्रोत नहीं है। जब ये नहीं है तो फिर हम कैसे कहें कि इस समय की राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, कैसी नहीं थी, क्या क्या होता था। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में आपको एक स्ट्रक्चर बताया था कि भाई आपको राजनीतिक व्यवस्था में क्या होना चाहिए। सबसे पहले स्वरूप, फिर केंद्रीय सत्ता, फिर केंद्रीय सत्ता में उसके राजा, उसके मंत्री, उसकी राजस्व व्यवस्था और उसकी सैनिक प्रणाली या उसके प्रांतीय व्यवस्था या उसकी स्थानीय व्यवस्था, इन सब चीजों के बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए सिस्टमैटिक तरीके से। लेकिन अगर हम यहां पर बात करें तो सबसे पहले जब हमारे पास कोई भी साक्ष्य ना हो, हमें कुछ भी जानकारी ना हो और सब लोग असमंजस में हो, इतनी बेहतरीन सभ्यता है, सभी जगह पर लगभग एक जैसा स्ट्रक्चर है, तो भैया सभ्यता होगी कैसे। इसलिए विभिन्न इतिहासकारों ने समय समय पर अपनी अवधारणा दी, विशेषकर इसके स्वरूप को लेकर के। इसके स्वरूप को लेकर के एक नहीं बल्कि कई अवधारणा है और इसमें
मैं आपको जो बताने वाला हूं वो केवल इतिहासकारों के नाम और उनकी अवधारणा के चक्कर में नहीं बताने वाला, बल्कि मैं बताने वाला हूं, देखिए, पहली अवधारणा आती है जिसे कहते हैं धर्म सैन्य तंत्र की अवधारणा। सैन्य तंत्र की अवधारणा, यह अवधारणा 1968 में व्हीलर ने दी थी। ये रही। और इसका आगे चल करके इसी से मिलती जुलती थी एक दूसरी अवधारणा, इसी से मिलती जुलती, इसे हम कहते हैं कुलीनता का सिद्धांत। क्या कहते हैं? कुलीनता का सिद्धांत, या कह लीजिए कि कुलीनता मत कहिए, केंद्रीय राजतंत्र का सिद्धांत, केंद्रीय व्यवस्था का सिद्धांत कह लीजिए, केंद्रीयता का सिद्धांत, जो इसी से मिलता जुलता है, वो आपका दिया था स्टुअर्ट पिगट ने। स्टुअर्ट पिगट ने, इसको नोट करते चलिएगा, ये ध्यान रखना। दो, ये हो गया पहली। मैं इसकी व्याख्या भी करूंगा, मैं बताऊंगा अभी इसके बारे में, पहले इसको नोट कर लीजिए एक जगह पर। दूसरी जो अवधारणा है वो है 1998 की, ग्रेगरी पॉवेल की। 1998 की ग्रेगरी पॉवेल की जो अवधारणा है वो है आपके साझा मूलक प्रवृत्ति की, यानी कि सहकारी सामाजिक व्यवस्था की, सहकारी सामाजिक व्यवस्था की अवधारणा, सहकारी सामाजिक व्यवस्था की अवधारणा। और यह अवधारणा दी 1998 में ग्रेगरी पॉवेल ने, यानी कि एक तरीके से इनके जस्ट अपोजिट। दूसरी, तीसरी अवधारणा दी आपकी बौद्धिक अल्पतंत्र की, बौद्धिक अल्पतंत्र की अवधारणा, नोट कर लीजिएगा, ये रही। और बौद्धिक अल्पतंत्र की जो अवधारणा है ये बेसिकली फेयर सर्विस की दी हुई अवधारणा है। इसके बाद में फेयर सर्विस, नाम तो सुने होंगे ना आप लोगों ने, है कि नहीं? यस, ये है। उसके अलावा एक चौथी अवधारणा है कैनोयर की। चौथी अवधारणा हम कहते हैं बहुकेंद्रीय सत्ता की, बहुकेंद्रीय सत्ता की अवधारणा, ये कैनोयर की अवधारणा है। आप लोगों ने इनमें से इस तरह की अवधारणा के नाम भी नहीं सुने होंगे, और जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है इतने डेप्थ में जाकर के, तो फिर आप लोगों को लगता है कि सर कहां से पढ़ें, कहां से ना करें। एक बार पढ़ लीजिए, इसलिए मेरी क्लास में थोड़ा सा बीच बीच में अच्छे रिसर्च और अच्छी चीजों के लिए थोड़ा समय लग जाता है, क्योंकि मेरी पेड क्लास भी चलती है और इसीलिए। लेकिन हाँ, एक चीज और जरूर ध्यान रखिएगा, अगर क्लास पसंद आ रही है और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक शेयर का बटन जरूर दबा दीजिएगा। अगर पसंद आए तो, और लगे कि हमें आपकी जरूरत है या इस क्लास की जरूरत है, तो शेयर जरूर कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, लोगों तक पहुंचा देना। मैं इंतजार करूंगा इस चीज का, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि डेली बेसिस पर हो, थोड़ी थोड़ी हो, लेकिन डेली बेसिस पर क्लास होनी चाहिए। और पांचवी अवधारणा जो है वो है समतावाद की, समतावाद की अवधारणा। ये ध्यान रखना, ये कई सारे लोगों की है, एक मिश्रित अवधारणा है ये कई सारे लोगों ने मिश्रित तौर पर दी है। कहोगे सर हमने इसमें से कोई भी नहीं पढ़ी है। हमने तो ये पढ़ी है कि पुरोहितों का शासन था, या वहां पर वणिक वर्ग का शासन था, या वहां पर प्रतिनिधि सरकार थी, रिप्रेजेंटेटिव सरकार थी, या कुलीन वर्ग का शासन था। इस तरह की हमने शासन की अवधारणा पढ़ी है सामान्य तौर पर। तो मूल सिद्धांत आपके ये हैं। मैं इसके अलावा आप लोगों को कुछ चीजें और बता दे रहा हूं जिनको आप लोगों को जान लेना चाहिए। मैं एक एक करके पहले इनको समझा देता हूं, उसको समझ लीजिएगा। देखिए, ये तो क्लियर है कि आपकी सिंधु सभ्यता के बारे में लिखित साक्ष्य नहीं है, इसलिए कुछ भी स्पष्ट कहना मुश्किल है। लेकिन इतिहासकारों ने अपने अवलोकन से जो कुछ भी पता किया, सबने अपने अपने तरीके से सारी बातें बताई, जिनमें सबसे पहले आपके व्हीलर आते हैं। व्हीलर ने जब यहाँ की व्यवस्था को देखा और देखने के बाद साफ साफ कहा कि भाई देखिए, दुनिया में और मेसोपोटामिया में वहां पर धार्मिक और सैनिक दोनों का एक संगठन था। उन्होंने उसी तरह की व्यवस्था बनाई और यह व्यवस्था पूरी दुनिया में लगभग एक जैसी फैली है।
कहीं न कहीं यहां पर भी उसी तरह की अवधारणा रही होगी। तभी तो इतनी विकसित व्यवस्था है, वरना ग्रामीण व्यवस्था होती या कुछ और होता। यानी कि यहां पर पुरोहित ही राजा था। और इसी बात को ध्यान रखना, पुरोहित ही राजा था, इसी बात को ए.एल. वॉशम भी कहते हैं। ए.एल. वॉशम, अ वंडर दैट वाज इंडिया, ये कहते हैं कि पुरोहित वर्ग का शासन था, वर्ग का शासन। ये भी कहते हैं इसी से मिलता-जुलता। ये उन्होंने बात कही थी। क्लियर हो गई? तो ये उन्होंने कहा ऐसा इसलिए क्योंकि वहां पर भी है, यहां पर भी है, तो एक अवधारणा है, प्रसारवादी अवधारणा कहते हैं, और इस तरह से यहां पर रहा होगा, तभी इतनी अच्छी व्यवस्था को मैनेज किया जा सकता है। क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है कि भाई एक छोटा कबीला होता है, पाषाण काल से भी ले लीजिए, कभी भी ले लीजिए, वहां पर हमेशा एक जो कबीले का प्रमुख होता था वो धर्म का प्रमुख भी बनता था। धीरे धीरे इस चीज पर धार्मिक प्रमुख और सैन्य तंत्र दोनों का गठबंधन जुड़ता चला गया। इसलिए उसका जो शासन का, प्रशासन का या दुर्ग का जो अवधारणा वो इसी तरह से बनी हुई है। कुल मिलाकर के 30 साल बाद इस अवधारणा को ग्रेगरी पॉवेल ने डिनाई किया। ग्रेगरी पॉवेल ने, उन्होंने इसको डिनाई कर दिया। उन्होंने कहा कि यहां पर राज्य की अवधारणा ही नहीं थी। यस, इन्होंने कहा कि यहां पर राज्य था ही नहीं। बोले फिर? बोले कि यहां के लोगों ने मिलकर के एक सहकारी व्यवस्था का निर्माण किया था, जिनके अपने साझा मूल्य थे, साझा प्रतीक थे, सहकारी व्यवस्था थी, सबने मिलकर के किया है। हाँ, बस ये है कि जो इस व्यवस्था का प्रबंधन करने वाले लोग थे, तथाकथित तौर पर, वो दुर्ग में रहते थे। बाकी था सबका मिला-जुला रूप। और ऐसा नहीं है कि जो दुर्ग में रहता था, वो नीचे नगर में नहीं आता था, क्योंकि नगर में आपके कई सारे जो अग्नि के साक्ष्य हैं, अग्नि पूजा के साक्ष्य हैं, वो सारी अवधारणाएँ मिली हैं। व्यापार का केंद्र यहीं पर निचले शहर में हुआ करता था, बाजार निचले शहर में हुआ करता था। तो बड़े वर्ग भी व्यापार करने कहाँ आएगा? यहीं पर। वहाँ केवल रहने करने की व्यवस्था थी उनकी बस। इसलिए मिल-जुल करके ये लोग रहते थे। तो ये अवधारणा उन्होंने बताई। तीसरी अवधारणा आई बौद्धिक अल्पतंत्र की। फेयर सर्विस ने कहा कि बेस देखिए, बौद्धिक अल्पतंत्र का मतलब है कि यहां पर सबने मिलकर के अपना शासन व्यवस्था बनाई थी। मिलकर। इसमें व्यापारी भी थे, यहां पर आपके पुजारी भी थे, और कुछ कुलीन वर्ग भी था। इन्होंने मिलकर के अपनी व्यवस्था का निर्माण किया था, मिलकर बनाया था। लगभग इसकी जैसा मिलता जुलता हम कह सकते हैं। एक अल्पतंत्र यानी कि लोकतंत्र की प्रारंभिक रूप है, एक मिला जुला शासन प्रणाली की तरह। यह ध्यान रखिएगा। ये इन्होंने कहा एक तरीके से। और इसी से मिलता जुलता हम कह सकते हैं कि हंटर का एक अवधारणा है, हंटर की। हंटर क्या कहते हैं? एक जनतंत्र जैसी अवधारणा थी। ये हंटर कहते हैं कि यहां पर जनतंत्र प्रणाली थी, जनता के प्रतिनिधि इस तरह से सारी चीजें किया करते थे। मैके कहते हैं, मैके, अर्नेस्ट मैके, बोले कि यहां पर जो व्यवस्था थी वो थी प्रतिनिधि सरकार, प्रतिनिधि सरकार की अवधारणा। तो इनको नोट कर लीजिएगा, हंटर का, मैके का, ठीक है ना, ये अवधारणा, और फेयर सर्विस की, ग्रेगरी पॉवेल की, स्टुअर्ट पिगट की, और एल वॉशम की, ये अवधारणा इसी से मिलती जुलती हैं। ये रही कुल मिलाकर के। अब चौथी अवधारणा है बहुकेंद्रीय सत्ता की। बहुकेंद्रीय सत्ता क्या कहती है कि भाई यहां पर एक राज्य जैसी कोई व्यवस्था नहीं है, इसमें कई सारे व्यवस्थाएं मिलकर के शासन चलाती हैं। यानी कि इस सत्ता के कई सारे केंद्र थे, कोई एक राजधानी नहीं थी। यानी कि देखा जाए तो सिंध में मोहनजोदड़ो है, पंजाब में हड़प्पा है, ठीक है ना, हरियाणा के क्षेत्र में चले जाइए राखीगढ़ी है, गुजरात में चले जाइए बनावली है, राजस्थान में चले जाइए कालीबंगा है, ठीक है ना, बात समझ रहा। उसी तरीके से गुजरात में लोथल है, और आपका क्या कहता है धौलावीरा है, और बलूचिस्तान के क्षेत्र में चले जाइए सुतका गिंडोर जैसे क्षेत्र हैं। तो इस तरीके से यहां पर कई सारी मिलकर के अवधारणाएं थी, और एक मिला जुला शासन प्रणाली थी कुल मिलाकर के। तो ये इनकी अवधारणा है कैनोयर की, कि मिली जुली बहुकेंद्रीय सत्ता, यानी कि एक ही सत्ता के कई सारे केंद्र हैं। और अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया हो
तो एक मोहनजोदड़ो मूवी आई थी ऋतिक रोशन की, जिसमें लगभग जो मोहनजोदड़ो में उनके प्रतीक चिन्ह दिखाए गए, तो हर केंद्र के अपने कुछ सिंबल हुआ करते, तो कुछ मोहरें हुआ करती थी। उस मोहर को दिखाओगे तो दुर्ग में जाने की अनुमति मिलेगी। तो अलग-अलग केंद्र की अपनी अलग-अलग मोहरें हुआ करती थी। किसी का गैंडा था, किसी का घोड़ा था, किसी का यूनिकॉर्न था, किसी का हिरन था, किसी का कुछ था। इस तरीके से सबके अपने-अपने धार्मिक चिन्ह या उनके प्रतीक चिन्ह हुआ करते थे। बहुकेंद्रीय सत्ता की अवधारणा का कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब एक आती है मिश्रित अवधारणा समतावाद की। बोले कि ये ना तो राजतंत्र है, ना लोकतंत्र है, ना कुछ है, बल्कि एक समतावादी व्यवस्था है, जहां पर सब लोगों ने मिल करके इस व्यवस्था को बनाया, सब लोगों ने मिल करके इस व्यवस्था को चलाया, और एक ऐसी शासन व्यवस्था जो समता में विश्वास करती है, सबको बराबर के व्यवस्था पर विश्वास करती है। कैसे? देखिए, इसके लिए हम लोग नेक्स्ट पेज पर जाएंगे और नेक्स्ट पेज पर हम इसकी जो चर्चा करेंगे, तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए। जो मैं आपको बताता हूं उसको ध्यान दे लीजिएगा। यहां पर देखिए, समतावादी अवधारणा में देखिए, इन्होंने कहा कि पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में महल, किसी राजा का महल नहीं मिला, नहीं है। बात समझना, किसी राजा की कब्र, राजकीय कब्र नहीं मिली। मिस्र और मेसोपोटामिया के राजा महाराजा जब मरा करते थे, उनकी कब्रें बड़ी विशाल और शाही तरीके से बनाई जाया करती थी। बोले ऐसा नहीं है। यहां पर कोई भी धार्मिक स्थल, बोले कि ये भी नहीं है। इसका मतलब पुरोहित का उतनी अवधारणा नहीं है, ठीक ना। और तो और आ जाइए। इसके अलावा मैं अगर कहूं तो कोई विशेष विशेष चबूतरा जहां पर राजा या कोई भी प्रतिनिधि बैठता हो, विशेष चबूतरा, वो भी नहीं है। जो मेसोपोटामिया में, मिस्र में सभी जगह पर है, हमारे यहां नहीं है, हमारे यहां नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि सभी के मकान जो हैं, मकान लगभग एक जैसे हैं, ठीक ना। सभी के मकान में लगभग कुआं है, कुआं है कि नहीं। और ध्यान रखिएगा, कंडीशन यह है कि किसी राजा का या किसी शासक का कोई विशेष स्नान घर या कुआं नहीं है। एक कुआं है, वो धार्मिक पूजा के लिए है, महास्नानागार, केवल मोहनजोदड़ो में। इसका मतलब बाकी अन्य केंद्रों में किसी के लिए कहीं कुछ है नहीं, नथिंग। इसका मतलब है पूरी की पूरी व्यवस्था कैसी है? समतावादी। यानी कि शासक सबके साथ समान व्यवहार करते हैं, सबको एक जैसा रहने की व्यवस्था करते हैं, सबको पक्के मकान की व्यवस्था करते हैं, सबको अच्छे जीवन की व्यवस्था करते हैं, सबके लोक कल्याण की व्यवस्था करते हैं। ये सारी चीजें हैं, और सबसे ज्यादा माना जाता है यही कि इस तरह की रहा जाएगा। लेकिन अभी भी अस्पष्टता है कि वास्तव में ऐसा कुछ था कि नहीं था। ये ध्यान रखिएगा। ये है आपका कंसेप्ट। तो ये मैंने स्वरूप बता दिया। अब स्वरूप के बाद अगर हम कहें तो बताइए, क्या यहां पर अब सोचना, मैं अगर केंद्रीय प्रशासन की बात करूं, केंद्रीय प्रशासन का यहां पर हमारे पास कोई साक्ष्य है? बोले नहीं है। जब स्वरूप ही क्लियर नहीं है तो हम कैसे बता दें? नहीं है। राज्य का कोई भी नहीं, स्थानीय स्वशासन का नहीं, हमें कोई एविडेंस नहीं मिलता। यहां पर सैन्य व्यवस्था का, बोले कि यहां पर कोई हथियार शस्त्र मिले ही नहीं, हथियार या शस्त्र नहीं मिले हैं। इसका मतलब है यह व्यवस्था कैसी थी? शांति प्रिय सभ्यता है। कैसी है? शांति प्रिय सभ्यता। सैन्य व्यवस्था। राजस्व के बारे में क्या बताओगे? बोले कोई नहीं। न्याय व्यवस्था के बारे में कुछ भी नहीं, क्योंकि कुछ एविडेंस ही नहीं है भाई। अब क्या बताओगे? हाँ, लेकिन एक चीज जरूर याद रखिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो बता देता हूं। पुलिस प्रणाली,
हमें मोहनजोदड़ो की गलियों में, मोहनजोदड़ो में कुछ जगह पर पुलिस चौकी के जैसे अवैध साक्ष्य मिले हैं। पुलिस चौकी जैसे कुछ साक्ष्य मिले हैं। बाकी हमारे पास कोई एविडेंस किसी तरह का नहीं है। अब बताइए, राजनीतिक व्यवस्था क्लियर हो गई कि नहीं हो रही? अब तो कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे। क्या इतनी अवधारणा कभी आपको क्लियर हुई है? पढ़े हैं कभी? कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। ऐसे नहीं छोड़ने वाला भाई मैं, ध्यान रखिएगा। लेकिन कुल मिलाकर के हम इतना जरूर कह सकते हैं कि शासन व्यवस्था बहुत अच्छी थी। जिसने भी शासन चलाया, एक व्यवस्था बनाई, इसीलिए सभी जगह पर लगभग एक जैसी व्यवस्था, इतना अच्छा व्यवस्था कहा जाए कि उसका प्रबंधन किया गया, जो आज भी बड़ा मुश्किल है। आज भी बहुत मुश्किल है। दैट्स वाई। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं सामाजिक व्यवस्था को लेकर के कि इस काल की सामाजिक व्यवस्था क्या है। तो देखिए, सेम कंसेप्ट वही है, कंसेप्ट सेम वही है। लिखित स्रोत नहीं है भी तो पठनीय नहीं है, पठनीय नहीं, इसलिए इसका स्पष्ट स्वरूप हम क्या बता सकते हैं कि स्वरूप कैसा था। लेकिन हां, कुल मिलाकर के इतना कह सकते हैं, स्वरूप कैसा है? देखिए, प्रगतिशील है। प्रगतिशील क्यों है? क्योंकि यहां पर हर अच्छी चीज को अपनाया गया, क्योंकि यहां पर बुद्धि और विज्ञान दोनों का समन्वय है। बुद्धि और विज्ञान, प्रगतिशील समाज है, हर अच्छी चीज को एडॉप्ट कर रहा है, हर नई चीज को व्यवस्था कर रहा है, क्योंकि ये एक नगरीकृत है। और यहां पर इन्होंने लिपि का विकास किया, बाट माप तौल प्रणाली का विकास किया, अपने इतने बेहतरीन महल बनाए, और तो और किसी प्रकार का आपने वहां पर राजतंत्र ने किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया। जो भी शासन व्यवस्था थी, सबके लिए समता व्यवस्था, सारी व्यवस्था लागू की। इसलिए दूसरा, स्पष्ट स्वरूप प्रगतिशील है। दूसरा, यहां के साक्ष्यों से पता चलता है कि ये लगभग हो सकता है कि मात्र प्रधान व्यवस्था रही हो। कैसी रही हो? मात्र सत्तात्मक व्यवस्था। क्योंकि यहां पर अधिकांशतः हमें क्या मिले हैं? मात्र देवी की मृण्य मूर्तियां मिली हैं, मृण्य मूर्तियां मिली हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि जरूर ये मात्र प्रधान रहा होगा, क्योंकि व्यापारिक समुदाय जहां पर होगा, जहां शिल्पी वर्ग होगा, महिलाओं को सम्मान, महिलाओं को आगे बढ़ने का अधिकार वहां जरूर होता है। क्योंकि पुरुष तो काम पर निकल जाता है, काम करता है, व्यापार करने चला जाता है, तो सारी सारी जो व्यवस्था है, परिवार से लेकर के सारी चीजों की व्यवस्था महिलाओं के हाथ में होती है। ठीक है ना? और ये ध्यान रखिएगा, ये एक कंसेप्ट है। दूसरा, अब इसके बाद स्वरूप के बारे में बात करें तो मात्र प्रगतिशील समाज है, मात्र प्रधान समाज है। चलिए, अब इसके बाद हम आते हैं इसकी वर्ण व्यवस्था के बारे में। वर्ण विभाजन हमें स्पष्टतः तो नहीं दिखता, स्पष्टतः नहीं दिखता, लेकिन लेकिन हां, भेदभाव था। कैसे भेदभाव था? नगर के ढांचे के आधार पर। नगर ढांचा, सोचिएगा, कुलीन वर्ग कहां रहता है? दुर्ग में। और आम आदमी, आम जनता, आम जन कहां रहता है? नगर में। तो ये दो विभाजन तो आपको स्पष्ट तौर पर ये दिखाई दे रहे हैं। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बिल्कुल। दूसरा आता है इनकी समाधियों को लेकर के। समाधि, कुछ विशेष समाधियां हैं, विशेष और आमजन की हैं, विशेष और आमजन की हैं, ये भी हमको दिखती हैं।
इसके अलावा और भेदभाव हमें क्या दिखाई देता है? शिल्प, शिल्प यानी कि कार्य। कुछ व्यापारी थे, कुछ पुरोहित थे, कुछ प्रशासक थे, कुछ शिल्पी थे। बात समझना। तो इसका मतलब है ये वर्ग थे, ये कुछ ना कुछ तो रहे होंगे। ऐसा हो नहीं सकता। एक विभाजन दिखता है हमको मकान के आधार पर। कुछ मकान 2 मंजिला हैं और कुछ सामान्य हैं। 2 मंजिला भी हैं, 2 मंजिला यानी कि थोड़े पैसे वाले के, और सामान्य मकान 1 कमरे वाला सबका, और सबके घर में कुएं भी नहीं है। कुछ एक घरों में कुएं हैं। मतलब मान के चलिए 2 तिहाई घरों में कुएं हैं और 1 तिहाई घरों में कुएं नहीं है। इसका मतलब जो थोड़ा सा निम्न है, जिसकी स्थिति अच्छी नहीं है, वो कुआं नहीं बनवा पाया। वो अड़ोस पड़ोस के लोगों से काम चलाता होगा। कहीं ना कहीं ऐसी व्यवस्था रही है कुल मिलाकर के। तो मतलब भेदभाव था, लेकिन किस तरीके का था अभी स्पष्ट है नहीं कह सकते, लेकिन था। उसके बाद आ जाइए, तीसरी स्थिति आती है जो मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था, महिलाओं की स्थिति। महिलाओं की स्थिति, महिलाओं की स्थिति देखिए, मैंने इसीलिए मैंने एक क्लास ली थी आपको, अगर याद हो तो। मैंने इसी वजह से प्रॉपर तरीके से एक क्लास ली थी कि आप लोग अच्छे तरीके से उसको समझ लीजिएगा। उसी स्ट्रक्चर पर हम पढ़ेंगे, जिससे कि आपको आगे चल करके भी किसी तरह की समस्या ना आए। और इसी तरीके से पढ़ेंगे, वैदिक काल में भी हम स्वरूप पढ़ेंगे, वर्ण विभाजन पढ़ेंगे, महिलाओं की स्थिति पढ़ेंगे, दास प्रथा पढ़ेंगे, तमाम सारी चीजें पढ़ेंगे हम। वही स्ट्रक्चर है। मुगल काल में भी पढ़ेंगे तो यही पढ़ेंगे स्ट्रक्चर। इसके अंदर का कंटेंट फिलिंग करनी होगी, आसानी से याद आ जाएंगी। यस माय डियर। ओके। तो महिलाओं की स्थिति, कहते हैं कि महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। यस, कहते हैं कि महिलाओं की स्थिति कैसी थी? अच्छी थी। अच्छी रही होगी। क्यों? क्योंकि मातृ प्रधान समाज है, प्रधान है इसलिए भी, और महिलाओं की पूजा होती है वहां पर। ये सारी चीजें हैं, मातृ सत्तात्मक है, महिलाओं की स्थिति अच्छी है। हाँ, इनको शिक्षा व्यवस्था, इनके अधिकार क्या थे, अधिकारों के बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं है, स्पष्टता नहीं है। लेकिन कुछ सीमाएं हैं, जैसे नंबर 1, लोथल कालीबंगा। लोथल कालीबंगा से युगल समाधान के साक्ष्य मिले हैं। युगल समाधान, तो संभवतः है ये हो सकता है कि सती प्रथा रही हो। सती प्रथा हो सकती है। इट मे बी, इट मे बी। लोथल से 3 और कालीबंगा से 1 युगल समाधान हमको मिला ही है, तो ये हो सकता है। इसके अलावा अन्य चीजें आ जाइए, महिलाओं की स्थिति के अलावा बात करें दास प्रथा, तो दास प्रथा का हमारे यहाँ स्पष्ट है, यहाँ पर कोई साक्ष्य नहीं है। हाँ, कुछ जगह पे कहे गए कि कुछ छोटे मोटे कमरे टाइप के, मकान टाइप के हैं, बहुत छोटे मोटे टाइप के, हो सकता है दासों मगरों के रहे हों, हो सकता है कि शिल्पियों के रहे हों, हो सकता है कि गांव से आकर के जो लोग मजदूरी के काम करते थे उनके लिए रहे हों। इसलिए दास प्रथा के बारे में जब तक हमारे पास लिटरेरी सोर्स नहीं आता, तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। फिर आ जाइए दास प्रथा के बाद इनके संस्कार। तो संस्कार में देखिए, विवाह के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, कुछ नहीं कह सकते। जन्म का संस्कार होता होगा, ये कुछ कह नहीं सकते। लेकिन हाँ, मृत्यु संस्कार के बारे में कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि हाँ, ये था। और यहां पर हमारे मृत्यु संस्कार को लेकर के देखिए, दाह संस्कार भी था, आपका समाधान की प्रथा भी थी, और साथ के साथ कलश शवाधान भी था, कलश शवाधान भी था, और साथ के साथ युगल समाधान का कंसेप्ट भी है। ये रहा। तो ये तीनों चार तरह की परंपरा है, तीनों चारों तरह की परंपरा है कुल मिलाकर के।
ओके। हाँ, अब इसमें एक शिक्षा के बारे में कुछ कह नहीं सकते, क्वेश्चन मार्क है, लेकिन हाँ, इस समय लिपि थी, यानी कि ये लोग पढ़े लिखे थे, लेकिन शिक्षा कैसी थी कैसी नहीं थी इसके बारे में हम नहीं कह सकते, नहीं कह सकते। उसके बाद आ जाइए आपके खान पान। खान पान के संदर्भ में अगर हम बात करें तो ये शाकाहारी भी हैं और मांसाहारी भी हैं। शाकाहारी में मूल भोजन जो है गेहूं है, उसके अलावा जौ है, चावल के भी साक्ष्य मिले हैं आपके लोथल रंगपुर वगैरह से, चावल के भी साक्ष्य मिले हैं, और भी आपके कई सारे सरसों है, मटर है, चना है, राई है, ऐसे कई सारे हैं, तरबूज वगैरह के भी साक्ष्य मिले हैं कुल मिलाकर के। और मांसाहारी में तो कई सारे जानवर हैं, उनको आप समझ सकते हो, तो उनको लिखने करने की जरूरत नहीं है। हाँ, खान पान है। इसके अलावा देखा जाए तो वस्त्र आभूषण, वस्त्र, यस, वस्त्र सूती वस्त्र पहनते हैं, सूती वस्त्र हैं, बिल्कुल सही है। और वो भी आपके सोचिए डिजाइनर हैं, डिजाइन करना जानते हैं, जिन पर आपके पूरी डिजाइन बनी हुई है। ये देखेंगे तो तिपतिया वस्त्र सॉल ओढ़े हुए, ये रहा। इसी को कहा गया है, ये जो कहा गया ना पुरोहित वर्ग का शासक, ये जो कहा गया है इसने, जो व्हीलर ने भी जो कहा है, वो बेसिकली इन्हीं के लिए कहा है कि ये पुरोहित और सैन्य तंत्र की व्यवस्था रही होगी। पुरोहित सैन्य तंत्र की, ठीक है ना। तो ये हम बात कर रहे थे, डिजाइनर वस्त्र हैं, यानी कि तकनीक है, डिजाइन करना जानते हैं, सारी चीजें हैं। आभूषण है, आभूषण, आभूषण ये सोने के, चांदी के, आपके हाथी दांत के, ठीक है ना, मन के हैं, ये सारी चीजें के आभूषण ये बनाना जानते हैं, और लगभग सभी जगह से जानते हैं। तांबे के शीशे हैं, तांबे के आपके शीशे वगैरह भी इस्तेमाल करते हैं, किसके लिए, आपके श्रृंगार के लिए, यानी कि आभूषण के साथ श्रृंगार वगैरह की परंपरा भी है। शीशे हैं तांबे के, इसके अलावा श्रृंगार दानी मिली है, श्रृंगार दानी कहां से, हड़प्पा से, ये रही श्रृंगार के दृष्टिकोण से। उस्तरा मिला है, उस्तरा रेजर मोहनजोदड़ो से। श्रृंगारदानी पूरी का पूरी वैनिटी बॉक्स है, जिसमें लिपस्टिक है, बिंदी है, शीशा है, सिंदूर है। इसके अलावा सिंदूर का हमें क्यों साक्ष्य मिला है, सिंदूर होता था नौसारी, नौसारी से, ये इनको नोट कर लीजिए ये रहे। इसका मतलब श्रृंगार भी करते हैं, आभूषण भी पहनते हैं, वस्त्र भी पहनते हैं, खान पान भी है, मनोरंजन जैसी सुविधाएं भी हैं, मनोरंजन वगैरह के लिए। तो मनोरंजन के लिए देखिएगा, ये नृत्य संगीत का कंसेप्ट भी है, बिल्कुल है। ये चौपड़ खेलते हैं, चौपड़ यानी कि आपके एक तरीके से पासे वाला खेल, जिसका धौलावीरा से साक्ष्य मिला है, धौलावीरा से चौपड़ के, वही आगे चल करके जो महाभारत में चौपड़ चलती है वही, ठीक है ना, ध्यान रखना। बाकी नृत्य संगीत के लिए नर्तकी की मूर्ति है, ढोल ढपली है, बांसुरी है धौलावीरा से, ये सब हमको एविडेंस मिले हैं, मोहनजोदड़ो सॉरी, ये सारी चीजें हमको मिली हैं कुल मिलाकर के। तो देखा जाए तो ये इनकी सामाजिक व्यवस्था है, हमें केवल और केवल पुरातात्विक स्रोतों से इनकी जानकारी हमने कलेक्ट की है। इनको आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, कहां कहां पर क्या क्या है, कैसे कैसे किस तरीके का है, मैंने एक एक चीज आप लोगों को क्लियर कर दी है, एवरीथिंग, सब कुछ क्लियर कर दिया है। अब बताइए, अब इसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, वो होगा इनकी आर्थिक और धार्मिक सांस्कृतिक स्थिति के बारे में, जिससे कि उसके हर पहलू को हम कवर कर सकें। और मैं चाहता हूं कि डेली क्लास लूं मैं, जिसमें हर पहलू को गहराई से आपको समझा दिया जाए, गहराई से आप पढ़ लें, एक बार पढ़ लो, एक बार नोट्स बना लो, फिर जिंदगी में कभी जरूरत ना पड़े। और मेरे नोट्स के लिए मैं आपको स्टेट, वो जो आपके यहाँ से साइट्स मिली हैं, उसका मैं पूरा का पूरा एक प्रिंटेड नोट दूंगा कि कहाँ कहाँ से कौन कौन से साइट्स मिली हैं, कौन कौन सी चीजें मिली हैं,
कहाँ-कहाँ से क्या-क्या मिला है, उसकी पूरी एक लिस्ट दूँगा सभी प्रमुख नगरों की। वो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर आपको मिल जाएगी। स्कैन करके जॉइन कर लीजिएगा। ओके? चलिए, थैंक यू वेरी मच और ऑल द बेस्ट। लेकिन चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, इसके नोट्स बनाइए। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि अगले साल जब आप पढ़ोगे, एग्ज़ाम दोगे, तो आप लोगों को क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। ये डेफ़िनिट है। कोई भी एग्ज़ाम हो, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, इससे बाहर नहीं जाने दूँगा। ये मेरा आपसे वादा है, कमिटमेंट है मेरा। थैंक यू।